जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लक्ष्मीकांत किताब का 41वां चैप्टर यानी कि स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ ये देखेंगे। आप सभी को पता है हमने लक्ष्मीकांत किताब के काफ़ी चैप्टर्स जो है वो कवर कर लिए हैं। जितने भी कवर किए हैं आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो हमने जो दो सेक्शन हैं जैसे कि 16 चैप्टर तक मैंने पूरा कवर किया है, उसके बाद मैंने 40 एंड 41 चैप्टर ये कंप्लीट किए हैं। अब उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, वो मैं फटाफट कवर कर लूँगा। उसके बाद पंचायती राज कवर करूँगा, उसके बाद म्यूनसिपाल्टीज़ कवर करूँगा, उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो सारे चैप्टर्स जो है वो मैं कवर कर लूँगा। तो जल्द से जल्द मैं आपके सामने वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, दूसरे एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और अच्छे जो वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और बेल बटन भी प्रेस कीजिए। और आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो मयूर मोगरे ये नाम से, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, यही है सेम, लेकिन इसके बीच में स्पेस नहीं है, मयूर मोगरे कंटिन्यूअस है विदाउट स्पेस। तो इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पर आपकी जो भी क्वेरीज़ है, जो भी चीज़ें हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अब इतने मैसेजेस आते हैं इसलिए रिप्लाई करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आपकी क्वेरीज़ मैं ज़रूर दूर करूँगा। और आपको अगर मेल से कांटेक्ट करना है तो आप मेल से भी कर सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। फेसबुक की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हूँ, और उसके बाद इंस्टाग्राम की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हूँ। तो आप वहाँ से किसी भी तरीके से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए। लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ मैं, मयूर मोगरे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब इस वीडियो में हम जो स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ है उसके बारे में देखेंगे। तो पहले बेसिक कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि बेसिक चीज़ें क्या है। तो सबसे पहले आर्टिकल 244 जो पार्ट 10 में है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो पार्ट्स है उसमें का 10th पार्ट और आर्टिकल 244 वो स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है ऑफ सर्टन एरियाज डेसिग्नेटेड एज शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। अब देखिए हमारा जो संविधान है पार्ट 10 में आर्टिकल 244 में कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसे एरियाज बताता है जिसके एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्पेशल तरीके से होना चाहिए। जिसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमने लास्ट जो वीडियो है यूनियन टेरिटरीज़ का उसमें देखा था कि जो बाकी स्टेट्स है उनसे अलग यूनियन टेरिटरीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। बराबर है। अब वो किस तरीके से होता है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है यूनियन टेरिटरीज का तो आप देख लीजिए। तो यूनियन टेरिटरीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग तरीके से होता है, वो स्पेशल तरीके से होता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे एरियाज़ है जिसे हम डिसिग्नेट करते हैं शेड्यूल एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़, जिसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्पेशल तरीके से होता है, वो कुछ अलग तरीके से होता है। अब वो किस तरीके से होगा वो हम जैसा जैसा वीडियो आगे जाएगा आपको पता चलते जाएगा। अब फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब आपको पता होगा 12 शेड्यूल्स है, बराबर है। तो अब वो जो शेड्यूल है उसमें से जो फिफ्थ शेड्यूल है उसमें वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज इन एनी स्टेट। किसी भी स्टेट में जो शेड्यूल एरिया हो या फिर ट्राइबल एरिया हो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। कौन बात करता है? तो फिफ्थ शेड्यूल बात करता है हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन उसमें एक्सेप्ट कौन से स्टेट को एक्सेप्ट किया गया है? तो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ATM। तो यहाँ पर जो ATM है, ATM मशीन है, यहाँ पर ATM मशीन ये छोड़कर जितने भी एरियाज आते हैं शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, ये सबका जो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल है इसके बारे में फिफ्थ शेड्यूल जो है वो बात करता है। तो अब जो ATM मशीन है मतलब आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसके बारे में कौन बात करता है? तो इसके बारे में सिक्स शेड्यूल जो है वो बात करता है। अब सिक्स शेड्यूल ये कहता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन या कंट्रोल रहेगा शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज का, अब यहाँ जो ATM मशीन है आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मतलब ATM मतलब मशीन, तो यहाँ पर ATMM आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसके बारे में सिक्स शेड्यूल जो है वो बात करता है। अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, अब यहाँ पर इस बारे में देखते हैं हम कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से होता है शेड्यूल एरियाज का। तो यहाँ पर शेड्यूल एरियाज आर ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम अदर एरियाज। अब यहाँ पर जो शेड्यूल एरियाज है,
जितने भी शेड्यूल एरियाज़ हैं ये सारे के सारे जो बाकी के एरियाज़ है उससे डिफरेंटली कंसिडर किया जाता है, इन्हें इन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, क्योंकि यहाँ जो लोग रह रहे हैं यहाँ मतलब इनहेबिटेड बाय एब ओरिजिनल्स। यहाँ पर एब ओरिजिनल्स मतलब क्या होता है कि वहाँ के नेटिव, मतलब वहीं के लोग जो है वो वहीं पर बसते हैं कई सालों से, तो वहाँ के वो नेटिव है हु आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। अब ये जो लोग ऐसे एरियाज़ में रह रहे हैं ये सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इसलिए यहाँ के जो लोग हैं इनके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट रहनी चाहिए, इनका जो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट रहनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है शेड्यूल एरियाज़ का इसके बारे में बात होती है। स्पेशल एफर्ट्स नीड टू बी मेड टू इम्प्रूव देयर कंडीशंस। अब इनकी जितनी भी कंडीशंस है, जो भी कंडीशंस है, इनकी कंडीशंस इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर काम होना चाहिए, बराबर है। अब हमारे देश में, हमारे प्रीएम्बल में, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, हमारे फंडामेंटल राइट्स में, तो ये सब चीज़ों में क्या कहते हैं, किस पर जोर डालते हैं कि इक्वालिटी रहनी चाहिए, बराबर है। अब इक्वालिटी रहनी चाहिए इसका मतलब क्या है कि जितने भी लोग हैं अगर वो बैकवर्ड हो तो उन्हें आगे लाना है हमें। अब आगे लाना है तो अगर कोई ऐसा ग्रुप है, जो ऐसी कम्युनिटी है जो काफ़ी बैकवर्ड है कई सालों से, सोशली भी इकोनॉमिकली भी, तो उनके लिए कोई स्पेशल ऐसा ट्रीटमेंट हम देंगे उनके लिए। अब वहाँ के वो नेटिव भी है तो वहाँ की जो एरिया है उसके लिए हम कोई स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से बनाएंगे जिस वजह से उनकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अब उनकी कंडीशन अगर इम्प्रूव होगी मतलब क्या होगा कि उनकी जो सोशल स्टेटस है वो आगे बढ़ेगा, सोशली और इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से हमें एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें प्रोवाइड करना है जिसकी बात यहाँ पर हो रही है। अब उसके बाद फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं जो फिफ्थ शेड्यूल में है। अब फिफ्थ शेड्यूल में किसकी बात की जा रही है, जो भी शेड्यूल एरियाज़ है एक्सेप्ट एटीएम मशीन, मतलब आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, तो ये छोड़कर जितने भी एरियाज़ है शेड्यूल एरियाज़, इसके बारे में फिफ्थ शेड्यूल में बात होती है। सिक्स शेड्यूल में किसकी बात होती है, तो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, तो इनके बारे में बात होती है। तो यहाँ पर हम फिफ्थ शेड्यूल के बारे में देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो एटीएम मशीन है उससे छोड़कर हम बात देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज़, अब यहाँ पर पता कैसे चलेगा, ये कौन डिक्लेयर करेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो दिया हुआ नहीं है कि ये जो है ये एरियाज़ जो है ये शेड्यूल एरियाज़ है और ये एरियाज़ जो है वो शेड्यूल एरियाज़ नहीं है, तो इस तरीके से दिया हुआ नहीं है, क्योंकि वो जो है वो चीज़ डायनेमिक है, वो चीज़ चेंज होती रहती है। आज जो शेड्यूल एरिया है हो सकता है वो कल ना हो, वहाँ की कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो जाए, हो सकता है कि दूसरी कोई एरिया ऐसी बन जाए जहाँ की कंडीशन जो है वो और डिग्रेड हो जाए और वहाँ पर शेड्यूल एरिया वो शेड्यूल एरिया बन जाए। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, डायनेमिक चीज़ है। डायनेमिक चीज़ के लिए जो हमारा संविधान है वो किसी न किसी को अथॉरिटी देता है कि ये जो इंसान है ये इंसान डिक्लेयर करेगा कि ये जो एरिया है शेड्यूल एरिया रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, उसकी कितनी बाउंड्री रहना चाहिए, उसकी बाउंड्री अल्टर करने का हक, उसकी बाउंड्री चेंज करने का हक किसी इंसान को प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर कौन डिक्लेयर कर सकता है शेड्यूल एरियाज़, तो यहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट है, अब प्रेसिडेंट इज़ एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एन एरिया टू बी शेड्यूल एरिया। अब यहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे राष्ट्रपति है, वो यहाँ पर एम्पावर्ड है, उन्हें यहाँ पर एम्पावर्ड दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि वो किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ वो जो एरिया है उसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, उसकी जो बाउंड्री है वो अल्टर भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा कोई डेसिग्नेशन अगर दिया हुआ है किसी शेड्यूल एरिया को, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर किसी शेड्यूल एरिया की कंडीशन जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है तो वो जो डेसिग्नेशन है वो हटा देना चाहिए, क्योंकि अब वो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है, तो अब शेड्यूल एरिया से हट जाना चाहिए, क्योंकि जिस भी एरिया को शेड्यूल एरिया का टैग दिया जाता है उसे एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रीटमेंट दी जाती है। तो यहाँ पर अगर शेड्यूल एरिया का टैग हट गया तो वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन उसे स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगी वो नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो डिसिग्नेशन है वो भी रिवोक करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, या फिर डिसिग्नेट भी कर सकते हैं किसी एरिया को विद कंसल्टेशन विद द गवर्नर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लास्ट की दो चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो डेसिग्नेशन अगर किसी एरिया को दिया हुआ है कि वो शेड्यूल एरिया है तो वो हटा भी सकते हैं, या फिर किसी एरिया का हटाया हुआ टैग, अब किसी एरिया को सपोज कोई एरिया है ए नाम का, तो ए नाम का अगर कोई एरिया है उसे उन्होंने डेसिग्नेशन से हटा दिया कि अब ये शेड्यूल एरिया नहीं है, तो वहाँ की जो स्पेशल ट्रीटमेंट है वो ए एरिया की वो तो अब हट जाएगी।
लेकिन फिर उन्हें लगा कि नहीं, इनकी कंडीशन तो अभी भी डिग्रेड ही हो रही है, इनकी कंडीशन तो अभी तक अच्छी है नहीं, तो इन्हें फिर से जो टैग है वो देना चाहिए। इसलिए रीडेसिग्नेट भी कर सकते हैं वो उस एरिया को, लेकिन वहाँ के जो गवर्नर है उनसे उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। अब उसके बाद दूसरा, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर क्या है सेंटर और स्टेट की, ये हम यहाँ पर जानते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स टू द शेड्यूल एरियाज देयर इन। अब यहाँ पे जो स्टेट है जहाँ पर शेड्यूल एरिया डेसिग्नेट किया गया है, वो जो स्टेट है उसकी वहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर जाती है, बराबर है। क्योंकि अब सपोज आसाम में, आसाम छोड़िए, सपोज मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कोई एरिया डेसिग्नेट किया गया है शेड्यूल एरिया। अब वहाँ पर, अब छत्तीसगढ़ जो है, वो जो वहाँ की सरकार है छत्तीसगढ़ की, उनका वहाँ पर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल रहेगा, बराबर है। अब उसके बाद गवर्नर जो है उनके पास भी एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिगार्डिंग सच एरिया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शेड्यूल एरिया के बारे में किसके पास अथॉरिटी है, तो प्रेसिडेंट के पास है, राष्ट्रपति के पास है। अब राष्ट्रपति के सबॉर्डिनेट कौन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के, तो गवर्नर होते हैं। तो इसलिए ऐसे जो एरियाज़ है, ऐसे जो एरियाज़ है इन पर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर रहेगी, तो गवर्नर पर रहेगी, ठीक है। तो गवर्नर के पास भी एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिगार्डिंग सच एरियाज। अब यहाँ पर जो गवर्नर है वो क्या करते हैं, सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एन्युअली और वेन एवर रिक्वायर्ड बाय द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर जो भी गवर्नर है वो इस एरिया की, जो ऐसे एरियाज है जैसे शेड्यूल एरियाज, ट्राइबल एरियाज का टैग दिया गया है, वो एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से हुआ है, क्या क्या परेशानियां हैं ये एरिया को एडमिनिस्टर करने में, इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी की जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। अब वो एनुअली करेंगे या फिर जब भी प्रेसिडेंट बोलेंगे कि मुझे चाहिए तब वो उन्हें सबमिट करना पड़ेगा। तो ये कौन करते हैं, तो गवर्नर करते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर एक्सटेंड टू गिविंग डायरेक्शंस टू स्टेट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया। अब यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव पावर है सेंटर की वो भी एक्सटेंड होती है। अब जो सेंटर है यहाँ पर, जो हमारे मोदी जी है, वो यहाँ पर स्टेट को गाइडेंस करेंगे, स्टेट को डायरेक्शन देंगे कि आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन है ऐसे एरियाज़ का वो इस तरीके से करना है। मतलब यहाँ पर मोदी जी बोल भी रहे, मित्रों जैसा मैं बोलूँ वैसा करो। तो यहाँ पर जो मोदी जी है वो अपने तरीके से यहाँ पर गाइड करेंगे, अपने तरीके से डायरेक्शन देंगे कि इस तरीके से ये जो शेड्यूल एरिया है इसका डेवलपमेंट करने के लिए, ये जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं इनका डेवलपमेंट करने के लिए, इनका जो सोशल स्टेटस है वो बढ़ाने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए आप ये चीज़ें करो। स्टेट को ये लोग डायरेक्शन दे सकते हैं। उसके बाद ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। अब यहाँ पर नेक्स्ट फीचर आता है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। तो यहाँ पर ईच स्टेट हैविंग शेड्यूल एरिया हैज़ टू स्टैब्लिश अ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। अब यहाँ पर हर एक स्टेट, जितने भी स्टेट्स है जहाँ पर शेड्यूल एरियाज है, डेसिग्नेट किया हुआ है शेड्यूल एरियाज, उन्हें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है वो स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। अब किस लिए स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, टू एडवाइज ऑन वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स। जो भी शेड्यूल ट्राइब्स है उनका वेलफेयर एंड एडवांसमेंट के लिए, ठीक है। मतलब जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनका एडवांसमेंट होना चाहिए, उनकी बढ़ोतरी होना चाहिए, उनका जो भी बैकवर्डनेस है वो दूर होना चाहिए। इसके लिए एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है वो स्टैब्लिश करनी पड़ेगी हर एक स्टेट में जहाँ पर शेड्यूल एरिया डेसिग्नेटेड है। अब इसमें 20 लोग रहेंगे, 20 मेंबर्स रहेंगे, और उसके बाद 3/4 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन द स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली में भी जो शेड्यूल ट्राइब्स है 3/4 रिप्रेजेंटेशन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है कि लॉ अप्लीकेबल टू शेड्यूल एरियाज। अब यहाँ पर जो भी लॉज है वो कौन से अप्लीकेबल होते हैं शेड्यूल एरियाज में, तो जो नॉर्मल हमारे लॉ, हमारी सरकार जो लॉज लाती है वो अप्लीकेबल रहेंगे क्या, वो हम यहाँ पर देखते हैं। गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट अप्लाई टू शेड्यूल एरियाज और अप्लाई विथ मॉडिफिकेशन। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो गवर्नर है वो यहाँ पर एम्पावर्ड है। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है, तो गवर्नर की बात हो रही है। राष्ट्रपति की बात कहाँ हो रही है, अगर किसी एरिया को डिसिग्नेट करना है, अगर किसी एरिया का डेसिग्नेशन हटाना है, अगर बाउंड्री अल्टर करना है तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ लाया है या स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ लाया है, वो लॉ वहाँ अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, ये जानने का हक किसको है,
तो वो गवर्नर को है। अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ लाया है, वो लॉ वैसा का वैसा वहाँ पर अप्लीकेबल नहीं हो रहा है, अगर मॉडिफिकेशन के साथ हो सकता है, तो गवर्नर मॉडिफिकेशन बताएंगे कि आप ये मॉडिफाई करो, तब ये जो लॉ है ये शेड्यूल एरियाज में अप्लाई हो सकता है। तो ये हक किसको है? ये हक गवर्नर को है। ये आप ध्यान में रखिए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Can make regulations for peace and good government of scheduled areas after consulting the tribes advisory council। अब यहाँ पर ये जो गवर्नर है ये रेगुलेशंस भी ला सकते हैं। किस लिए? तो पीस रहना चाहिए, गुड गवर्नेंस रहना चाहिए ऑफ शेड्यूल एरियाज। ये जो शेड्यूल एरियाज है उसके आफ्टर कंसल्टिंग द ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। जो हमने ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल देखा था, लास्ट फीचर जो हमने देखा था इससे पहले का फीचर, कि ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल हर स्टेट में रहना चाहिए जहाँ पर शेड्यूल एरियाज है वहाँ पर। तो उनका कंसल्टेशन लेके यहाँ पर किस तरीके से गुड गवर्नेंस हो सकता है उसके बारे में यहाँ पर रेगुलेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है कि लॉ अप्लीकेबल टू शेड्यूल एरियाज। अब यहाँ पर जो भी लॉज है वो किस तरीके अप्लाई होते हैं शेड्यूल एरियाज पर। तो सच रेगुलेशंस में प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय और अमंग द शेड्यूल ट्राइब्स, रेगुलेट द बिजनेस ऑफ मनी लेंडिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स। अब यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ लैंड हो गया या फिर जो बिज़नेस है उसका रेगुलेशन हो गया, मनी लेंडिंग का मनी लेंडिंग के बारे में जो शेड्यूल ट्राइब्स के साथ होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका भी रेगुलेशन जो है वो भी प्रोहिबिट कर सकते हैं या फिर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जो गवर्नर है वो। तो गवर्नर के पास देखिए जितने भी इंटरनल चीज़ें होती है वो सब पावर किसके पास है? तो गवर्नर के पास है। गवर्नर यहाँ पर रेगुलेट कर सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जो भी ट्रांसफ़र ऑफ लैंड हो जो अमंग शेड्यूल ट्राइब्स में होता है, या फिर जो बिजनेस हो मनी लेंडिंग का हो शेड्यूल ट्राइब्स में, तो वो सारा भी रेगुलेट गवर्नर कर सकते हैं। उसके बाद में रिपेल और अमेंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पर जो भी एक्ट लेके आने वाले हैं पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर उसको रिपेल भी कर सकते हैं या अमेंड भी कर सकते हैं, ये हमने देखा है। उसके बाद ऑल सच रेगुलेशंस रिक्वायर एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर जितने भी ये रेगुलेशंस है इसके लिए जो प्रेसिडेंट है उनका एसेंट तो लगेगा। अब यहाँ पर क्यों लगेगा एसेंट? देखिए जो प्रेसिडेंट है वो शेड्यूल एरियाज के मेन है, ऐसा आप समझ के चलिए, वो मेन है, मतलब शेड्यूल एरियाज के लिए वो मोदी जी है, वो सबसे मेन है। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि वो तो डेसिग्नेट कर रहे हैं कि ये शेड्यूल एरिया है। अब वहाँ पर क्या क्या रेगुलेशंस रहेंगे, वो इतने सारे शेड्यूल एरियाज है तो वो सब पर ध्यान रख सकते नहीं है, बराबर है। जो हमारा राष्ट्रपति है सब पर ध्यान नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने गवर्नर जो है वो उनके बिहाफ में ध्यान रखते हैं। लेकिन अगर पार्लियामेंट का कोई लॉ आ रहा है, अगर उसे वो रिपेल करना है, अमेंड करना है, चेंज करना है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पार्लियामेंट की बात आ रही है, बराबर है। तो पार्लियामेंट की बात आ रही है तो इसलिए कोई भी लॉ जो है अगर उसे अमेंड करना है, रिपेल करना है, तो ये जो चीज़ है इसकी परमिशन, इसका जो एसेंट है ये प्रेसिडेंट का उस पर लगेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट को पता होना चाहिए कि ये लॉ लाया है, गवर्नर को लग रहा है कि ये लॉ यहाँ पर नहीं जचेगा, तो यहाँ पर सही में नहीं जचेगा क्या, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो अपनी एसेंट देंगे कि क्या बोलना है उनका, उस तरीके से वहाँ पर काम होगा। अब उसके बाद और आता है कि प्रेसिडेंट शुड अपॉइंट अ कमीशन टू रिपोर्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर अपॉइंट करेंगे कमीशन। अब किस लिए कमीशन अपॉइंट करेंगे? टू रिपोर्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, जो भी शेड्यूल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से होना चाहिए, एंड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, उनका वेलफेयर किस तरीके से होना चाहिए, इसलिए कमीशन जो है वो अपॉइंट करेंगे ताकि वो रिपोर्ट करे कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का हो रहा है, किस तरीके का होना चाहिए। उसके बाद कैन अपॉइंट सच कमीशन एनी टाइम बट कंपल्सरीली आफ्टर 10 years ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो है कमीशन, ये कभी भी अपने मन से प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपल्सरीली 10 years आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंस जब होने वाली है कॉन्स्टिट्यूशन उसके 10 साल के बाद ये जो है ये कंपल्सरी रहने वाला है। इसलिए सबसे पहला जो है वो 1960 में हुआ था, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 2002 में हुआ था, 2002 ने अपनी रिपोर्ट जो है 2004 में पेश की थी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़। अब हमने शेड्यूल एरियाज़ जो है उसके बारे में पूरा देख लिया है, अब यहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ के बारे में देखते हैं। यहाँ पर अंडर 6th शेड्यूल स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़। अब जो भी ट्राइबल एरियाज़ है कहाँ पर है, तो ATM मशीन आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो यहाँ पर 6th शेड्यूल के बारे में बात हो रही है, तो इसके बारे में स्पेशल प्रोविजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो ATM मशीन है इसका स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात हो रही है।
तो ये क्यों हो रही है? तो देखिए यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ये काफ़ी लो है, और उसके बाद ये खुद के जो कल्चर है उसी पर डिपेंडेंट है, क्योंकि बाकी जितने भी लोग हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना अपना कल्चर जो है अपने अपने तरीके से अडॉप्ट कर लिया है। मॉडर्नाइजेशन जो है मॉडर्नाइजेशन अडॉप्ट कर लिया है। मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से अपनी जो थिंकिंग है, अपना जो नॉलेज है, अपना जो कल्चर है, वो सब कुछ लोगों ने चेंज कर लिया है। लेकिन यहाँ जो लोग रहते हैं, इन लोगों ने अपनी सिविलाइजेशन, अपना कल्चर, ये सब जो है ये अपने साथ ही रखा है। इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जिस तरीके से पहले थे उसी तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। इसलिए इन्हें एक स्पेशल जो ट्राइबल एरियाज़ है वो दिया जाता है, क्योंकि ये अपने कल्चर के हिसाब से रहते हैं, अपने ही हिसाब से रहते हैं। एक सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पर बन चुका है कि अपने हिसाब से रूल्स यहाँ पर बनाएंगे, अपने हिसाब से अपनी कंडीशंस पर यहाँ पर ज़िंदगी जो है वो बिताएंगे। अपना जो कल्चर है वो ये छोड़ नहीं सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन जो है वो नहीं अपना रहे हैं, क्योंकि इनका जो कल्चर है ये इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रही है अच्छे से। इस वजह से जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग तरीके से होना चाहिए, ताकि ये जो ट्राइबल एरियाज़ है ये भी डिमिनिश ना हो जाए, ये भी और डिग्रेड ना हो जाए। अब उसके बाद इनके फीचर्स क्या है ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के, तो 6 शेड्यूल में इसकी बात हो रही है, तो इसके फीचर्स हम यहाँ पर देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बट दे डू नॉट फॉल आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट कंसर्न। अब यहाँ पर देखिए ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है ये एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पर जाने जाते हैं, मतलब ये ऑटोनॉमस है। जैसा यहाँ पर हमने देखा था कि एक सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ रूल के हिसाब से यहाँ पर चलते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है कि आप अपने हिसाब से रूल यहाँ पर बना सकते हो। आपको जिस तरीके से आपका कल्चर है उस तरीके से आप रह सकते हो, कोई भी चीज़ आप पर थोपी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, लेकिन अब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है इसका ये मतलब है क्या कि वो स्टेट के बाहर ही हो गए हैं, अपने हिसाब से कोई भी लॉज, अपने हिसाब से कोई भी रूल बना सकते हैं? तो नहीं, ये जो स्टेट है उसके एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में ही ये लोग आएंगे। उसके बाद गवर्नर कैन इंक्रीज और डिक्रीज देयर एरिया और चेंज नेम और डिफाइन देयर बाउंड्रीज। अब यहाँ पर देखिए हक किसको मिला हुआ है, यहाँ पर गवर्नर जो है वो स्टेट कंसर्न के, वो यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं एरिया को, या चेंज कर सकते हैं उसका नाम, या फिर जो बाउंड्रीज है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन है, तो गवर्नर है। उसके बाद इफ़ डिफरेंट ट्राइब्स इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट देन गवर्नर कैन डिवाइड द डिस्ट्रिक्ट इनटू सेवरल ऑटोनॉमस रीजन। अगर अलग अलग ट्राइब्स है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में भी, अगर अलग अलग ट्राइब्स है तो वो जो डिस्ट्रिक्ट है उसके भी टुकड़े जो गवर्नर है वो गिरा सकते हैं, और अलग अलग ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है कि ईच ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब यहाँ पर हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसका एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रहेगा। जैसा हमने लास्ट जो शेड्यूल एरियाज़ देखा था उसमें भी हमने काउंसिल देखी थी, तो यहाँ पर भी अब देखिए काउंसिल और कमीशन ये दो में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। जो काउंसिल होता है वो इलेक्टेड मेंबर्स का होता है, और जो कमीशन होता है वो अपॉइंटेड मेंबर्स का होता है। तो ये दो चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये दो आपको ध्यान में रखनी ही चाहिए। तो यहाँ पर ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है इसमें 30 मेंबर्स यहाँ पर रहेंगे। 4 जो है वो नॉमिनेटेड रहेंगे गवर्नर के थ्रू, और 26 जो है वो इलेक्टेड रहेंगे ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज। अब यहाँ पर अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब क्या है, जो भी 18 साल के ऊपर वाले हैं वो यहाँ पर वोट करेंगे और उन्हें चुन कर लाएंगे। तो यहाँ पर 4 नॉमिनेटेड होते हैं और 26 जो है वो इलेक्टेड होते हैं अडल्ट फ्रेंचाइज के साथ। इलेक्टेड मेंबर जो है वो 5 साल के लिए अपना टेन्योर होल्ड करते हैं अनलेस काउंसिल इज डिसॉल्व। जिस तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर का होता है उसी तरीके से यहाँ पर है कि 5 साल के लिए वो रहेंगे, अगर काउंसिल डिसॉल्व नहीं होती है तो। नॉमिनेटेड होल्ड ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ गवर्नर। अब जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनका ऐसा नहीं है कि वो 5 साल के लिए रहेंगे, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। वो जो है वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर के हिसाब से रहेंगे, क्योंकि गवर्नर नॉमिनेट कर रहे हैं तो गवर्नर के हिसाब से ही यहाँ पर वो ऑफिस होल्ड करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है कि द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डू नॉट अप्लाई टू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और अप्लाई विथ मॉडिफिकेशंस। अब यहाँ पर जो एक्ट होते हैं पार्लियामेंट के ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं होते हैं, या अगर होते भी हैं तो कुछ मॉडिफिकेशंस के थ्रू ही होंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल आर एम्पावर्ड टू एक्सेस एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड टू इम्पोज सर्टन टैक्सेस। अब यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल है ये एम्पावर है टू एक्सेस एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू इम्पोज सर्टन टैक्सेस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर स्टेट के बारे में कोई टैक्स लगाने की बात होती है तो कौन लगाएगा, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो लगाएगी। यूनियन लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट है उस पर टैक्स लगाने की बात हो रही है तो कौन लगाएगा, यूनियन गवर्नमेंट लगाएगी। लेकिन यहाँ पर स्टेट के अंडर में होने के बाद भी, स्टेट के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में होने के बाद भी
ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, ये यहाँ पर जो रीजनल काउंसिल है, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल जो है, ये एम्पावर्ड है कि यहाँ पर जो लैंड रेवेन्यू है वो भी ये कलेक्ट कर सकते हैं, और जो टैक्स है वो भी यहाँ पर ये लोग इम्पोज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सेल्फ गवर्नमेंट टाइप की बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल के थ्रू, जो 30 मेंबर्स की बॉडी होती है। उसके बाद गवर्नर कैन अपॉइंट कमीशन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कमीशन की बात हो रही है। कमीशन एंड काउंसिल अलग अलग चीज़ है। यहाँ पर कमीशन जो है वो अपॉइंट की जाती है, काउंसिल जो है वो इलेक्ट होकर आती है। तो यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं कमीशन टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट ऑन एनी मैटर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर जैसे प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर कमीशन अपॉइंट करते थे शेड्यूल एरियाज़ का, ताकि जो एग्जामिन और रिपोर्ट जो है वो उन्हें बता सके किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है शेड्यूल एरियाज़ का। यहाँ पर जो गवर्नर है, मतलब जो भी ट्राइबल एरियाज़ है, इसके बारे में जो चीज़ें हैं उसके हकदार कौन है, तो गवर्नर है। तो यहाँ पर गवर्नर जो है वो कमीशन अपॉइंट करेंगे, एग्जामिन करेंगे रिपोर्ट ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट के बारे में। उसके बाद डिसॉल्व डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन। यहाँ पर जो कमीशन है उसके रिकमेंडेशन पर यहाँ पर काउंसिल जो है उसे भी ये डिसॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है कि डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल कैन मेक लॉज ऑन लैंड, फॉरेस्ट, मैरिज एंड डिवोर्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पर देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल है, जैसा कि ये टैक्स भी लगा सकते हैं, लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर दूसरी जो चीज़ें हैं उस पर भी लॉज बना सकते हैं, जैसे कि लैंड, फॉरेस्ट, मैरिज, डिवोर्स एक्सेट्रा, बट रिक्वायर एसेंट ऑफ द गवर्नर। अब यहाँ पर गवर्नर जो है उनका एसेंट यहाँ पर लगेगा। जैसे कि अगर स्टेट को कोई ये कुछ करना है तो वो प्रेसिडेंट का एसेट लगेगा, बराबर है। उसी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल को अगर कुछ करना है तो उनके माए बाप कौन है, तो गवर्नर है। तो यहाँ पर गवर्नर जो है उनका एसेंट यहाँ पर लगेगा। उसका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैन कंस्ट्रक्ट स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, मैनेज फेरीज, फिशरीज एक्सेट्रा, रिक्वायर एसेंट ऑफ द गवर्नर। अब यहाँ पर उसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहाँ पर स्कूल जो है वो भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स है वो भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उनका जो मैनेजमेंट है वो भी कर सकते हैं, फेरीज जो है उसका मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, जो फिशरीज़ है उसका भी मैनेजमेंट कर सकते हैं, और ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ भी उन्हें जो गवर्नर है उनका एसेंट लगेगा। मतलब देखिए, यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ये स्टेट लेजिस्लेचर के तौर पर काम कर रहा है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसके लिए। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो कौन है, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ही। जो ऐसे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ही उनकी गवर्नमेंट है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विद इन देयर ज्यूरिसडिक्शन कैन कॉन्स्टिट्यूट विलेज काउंसिल और कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ सूट्स एंड केसेस बिटवीन द ट्राइब्स। यहाँ पर जितने भी केसेस होते हैं इसके लिए भी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होंगे वो। और यहाँ पर जो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ओवर दिस शुड स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर। अब यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो अगर कुछ भी यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन अपना देते हैं तो वो भी स्पेसिफाई कौन करेंगे, तो गवर्नर करेंगे। मतलब ऐसा है कि ये जो है गवर्नर इनके माँ बाप है, गवर्नर जो है उनकी पूरी देखभाल करेंगे, और अगर कोई भी चीज़ होती है तो ये सेल्फ रूल यहाँ पर इम्पोज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है इनके हिसाब से यहाँ पर चीज़ें होगी, इनके हिसाब से यहाँ पर लॉज आएंगे, पार्लियामेंट के लॉ यहाँ पर लगते नहीं है। और उसके बाद अगर हाई कोर्ट भी यहाँ पर कोई ज्यूरिसडिक्शन देता है तो उसके बारे में भी जो तहकीकात है वो गवर्नर यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर कुछ मेजर ट्राइब्स जो है वो दिए हुए हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के। तो यहाँ पर आप आजकल काफ़ी ट्राइब्स जो है वो न्यूज़ में है, तो जितने भी ट्राइब्स है आपको याद रहने चाहिए। तो यहाँ पर जैसे दिए हुए आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, जैसे सिक्किम में भूतला, लेप्चा, ये सब दिए हुए हैं। त्रिपुरा में चकमा, अगारो, खासी, कुकी, लूसी, लियांग, संथल। तो ये सारे जो है कुछ कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्राइब्स के नाम। ये मैच द पेयर में आपको यूपीएससी में भी पूछ सकते हैं, और किसी भी एग्ज़ाम में जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होगी, पीएससी होगी, उसमें पूछ सकते हैं। तो आप ये एक बार पढ़ लीजिए, एक बार याद कर लीजिए, और बाकी भी जो हमारे देश में जितने भी ट्राइब्स है उनके बारे में भी एक बार पढ़िए। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है ये एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करने की वजह से मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। तो और एंथुसियाज़म से मैं अब आगे के जो वीडियोज़ है वो लेकर आता हूँ। अगर आप लाइक करते हो तो भी मुझे वैसा ही फील होता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।